बाजार आज और कल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा कारोबार और स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके कल आप कहां पर पा सकते हैं। पूछिए अपना सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 पर। साथ ही आप हमें फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी। और आज के मेहमान का परिचय करा दे मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कैसा रहा बाजार का हाल, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सोमवार को बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। शुरुआत गिरावट से हुई थी लेकिन बाजार फिर संभल गए। सेंसेक्स करीब 500 अंक उछला, 58,400 के पार बंद होने में कामयाब हुआ। तो निफ्टी 126 अंक चढ़ा और 17,311 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी 600 से ज्यादा अंकों की तेजी आज हमें देखने को मिली। आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि कमजोर खुलने के बावजूद बाजारों में आई अच्छी रिकवरी। दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी के विपरीत भारतीय बाजारों में हफ्ते की दमदार शुरुआत हुई और जबरदस्त शुरुआत के साथ भारतीय बाजार आज कारोबार करते हुए नजर आए। अमेरिका में काफ़ी कमजोरी रही। डाउ फ्यूचर्स भी सुबह से कोई खास मजबूती नहीं दिखा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार बेहद हल्की कमजोरी के साथ खुले और खुलने के बाद ज़्यादा देर लाल निशान में रहे नहीं। शुरुआती आधे पौन घंटे में ही रिकवरी आना शुरू हो चुकी थी और दिन के अंत में दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए। हाँ, सहारा जरूर डाउ फ्यूचर से मिला जो भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 300 पॉइंट ऊपर थे, लेकिन उससे पहले ही भारतीय बाजारों ने रिकवरी और मजबूती के संकेत दे दिए, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों को नज़रअंदाज करते हुए 125 अंकों की तेजी आज देखिए आपको निफ्टी में 17,300 के ऊपर की क्लोजिंग। बैंक निफ्टी ने तो कमाल ही कर दिया, 39,600 के ऊपर निकलकर एक नया ब्रेकआउट। न सिर्फ 39,600 बल्कि क्लोजिंग सीधी 39,900 के पार होती हुई नजर आई। तो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट वहाँ से आता दिखा। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बेहतर रही कमज़ोर शेयरों के मुकाबले में और ग्लोबल मार्केट्स की कमज़ोरी के मुकाबले में भारतीय बाजार ज़्यादा बेहतर करते हुए दिखे। तो हफ्ते के पहले दिन बहुत ही अच्छी मजबूती दिखी है। हालांकि हर रोज़ बाजारों में चाल बदलती दिखती है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, खुलते नीचे बंद ऊपर होते हैं या खुलते ऊपर तो बंद नीचे होते हैं। वो उठापटक है, लेकिन फिर भी आज की मजबूती काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली कही जाएगी। आइए अब आज के खास मेहमान का रुख कर लेते हैं। सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ है। सुदीप सर, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार ने दिखाया अच्छा दम। अब कौन से क्यूज आप देखते हैं बाजार के लिए आने वाले दिनों में? देखिए, ग्लोबल और डोमेस्टिक बहुत सारे क्यूज हैं मार्केट के लिए। जैसे ग्लोबल मार्केट्स में ऑयल प्राइस का जो मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि इसके साथ डॉलर का भी लिंक है और इंडियन रुपी का भी लिंक है। तो इस पे बहुत कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस चल रहा है यूक्रेन और रूस का, वहां पे भी नजर रहेगा। और सारे जो ग्लोबल जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनका जो रवैया है, उनका जो इंटरेस्ट बढ़ाने का सिलसिला चल रहा है, उस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ यूके में जो इमर्जिंग डेवलपमेंट्स है, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर आने के बाद उन्होंने जो कुछ कदम लिए थे वो बहुत ही गलत स्थापित हुए। फिर फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। अब सुनने को ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर पे भी दबाव है रिजाइन करने का। तो ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जिसपे भी ग्लोबल मार्केट्स का और डोमेस्टिक मार्केट का भी नजर रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में जैसे हम जानते हैं नतीजे आ रहे हैं और नतीजों पे ध्यान जरूर रहेगा और नतीजे के हिसाब से भी मार्केट में एक मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा काउंटर स्पेसिफिक। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आ रहे हैं और जो जो आरबीआई का जो रुख होगा इंटरेस्ट रेट पर, उस पे नजर सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के रहेंगे। बाय एंड लार्ज ये कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगा पर एक अपवर्ड बायस जरूर इंडियन मार्केट में है। ये पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं जी बिजनेस पे कि जो इमर्जिंग मार्केट, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स है, उन्होंने बहुत लंबा रकम इकट्ठा किया था पिछले कुछ सालों में और उसका बहुत बड़ा हिस्सा चाइना में निवेशित था। अब वो सारे फंड्स चाइना से कुछ हिस्सा वहां का निकालना चाहते हैं और वही जो फंड चाइना से निकलेगा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उम्मीद ये है कि इंडिया में निवेशित होगा। इसी के कारण डोमेस्टिक मार्केट में बॉयंसी देखा जा रहा है ग्लोबल मार्केट्स का जो हेडविंड्स है उसके बावजूद।
ओके, तो ये तो रहे बाजार के लिए इंपॉर्टेंट क्यूज जो बताए सुदीप सर ने। आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉलर से जरा जानते हैं उनके कौन से स्टॉक पर सवाल है। कोलकाता से महेश सिंह हमारे साथ है। महेश जी, स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे। विप्रो के 350 शेयर्स हैं 481 पे। ओके, और मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है और मुझे इसमें एवरेज आउट वगैरह करना है, तो क्या इसमें क्या हो सकता है बेस्ट मेरे लिए, लॉस ना हो मेरे को, मैं जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो विप्रो पे इनको लगभग 37,000 का फिलहाल नुकसान है। लॉन्ग टर्म के लिए विप्रो होल्ड करना चाहता है। हाल ही में कंपनी ने नतीजे भी पेश किए। विप्रो पर लॉन्ग टर्म के लिए क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है इनकी सर? देखिए, अगर आप लंबी अवधि के लिए रहना चाहते हैं तो निवेशित जरूर रह सकते हैं। और यहाँ पे आप एवरेज आउट करना चाहते हैं तो हाँ, वो भी कर सकते हैं। आप थोड़ा एडिशनल क्वांटिटी खरीद के एवरेज आउट कर सकते हैं। पर दो चीज मैं आपको यहाँ पे सतर्क करना चाहूंगा कि बहुत जल्द इसमें बहुत बड़ा कोई रिकवरी की संभावना नहीं है। तो आप अगर 1 साल प्लस का समय दे सकते हैं तो निवेशित रहिए, एवरेज आउट भी कर लीजिए। फंडामेंटली हम इंडियन आईटी पे बुलिश हैं लॉन्ग टर्म के लिए। पर शॉर्ट मीडियम टर्म में वोलेटिलिटी है। विप्रो में टर्नअराउंड्स का एक माहौल नए चीफ एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करने के बाद देखने को मिला है। बहुत सारे कदम भी लिए जा रहे हैं, पर अभी भी उसका पूरा बेनिफिट नतीजे में देखने को नहीं मिल रहा है। जो पिछले क्वार्टर के नतीजे आए थे वो कुछ हद तक कुछ एरियाज में तो अच्छे थे, पर अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। अगर आप इनके नतीजे इन्फोसिस या इवन टीसीएस के साथ कंपेयर करें तो वहां पे ये साफ होता है कि बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट की अभी भी अपॉर्चुनिटी है विप्रो के परफॉर्मेंस में। और यही एक तरह से भरोसा दिलाता है कि सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन प्राइस का हो सकता है आने वाले दिनों में। इसीलिए सलाह यही दे रहे हैं कि आप एवरेज आउट करके निवेशित रहिए। ओके, निवेश बनाए रखें विप्रो में लॉन्ग टर्म के लिए, ये सलाह है आपके लिए सुदीप बंदोपाध्याय की। अगले कॉलर से बात करें, सोलापुर से आकाश इस वक्त है हमारे साथ। आकाश जी, स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे। जी मैडम, मेरे पास वेदांता लिमिटेड के 100 शेयर है 258 के भाव पर। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए? ओके, वेदांता 100 शेयर 258 बोला आपने? जी हाँ, 258 258। ओके, 258 के बॉट प्राइस पर इनके पास वेदांता है लॉन्ग टर्म में। एक और लॉन्ग टर्म कॉलर हमारे साथ सुदीप सर, वेदांता में क्या राय देंगे? देखिए, मेटल्स में इनहेरेंट बहुत वोलेटिलिटी है और आप ये झेल भी चुके हैं। बहुत ऊपर नीचे हो रहा है और ग्लोबल मार्केट के जो संकेत अभी मिल रहे हैं उससे ये लगता है कि जो मेटल कंज्यूमिंग देश है, जैसे चाइना सबसे बड़ा है, वहां पे एक स्लो डाउन सा देखने को मिल रहा है। इसीलिए मेटल्स के डिमांड में थोड़ा दबाव है और इसी के कारण मेटल शेयर्स दबाव में है, मेटल के प्राइसेस दबाव में है। तो कुछ देर तक मेटल के प्राइसेस नीचे रहेंगे और दबाव बरकरार रहेगा। पर अगर आप लंबी अवधि के लिए जैसे आप जिक्र कर रहे हैं निवेशित है, तो मेरी सलाह यही होगी, निवेशित रहिए। कोई ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है मेटल्स में। और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर निवेशकों के लिए कहना चाहूंगा कि ये जो जियोपॉलिटिकल जो दिक्कतें हम लोगों ने देखे हैं रूस और यूक्रेन के वार के साथ साथ, इससे एक चीज तो साफ हो गया कि सारे कंट्रीज को अपने रिसोर्सेस पे थोड़ा आत्मनिर्भर होना जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण सारे देशों में, इंडिया में भी मेटल कंपनीज का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। सरकार की तरफ से जो मेटल प्रोडक्शन है उस पर ध्यान दिया जाएगा और इसका बेनिफिट वेदांता जैसा कंपनी जो कि मेटल प्रोडक्शन में है उसको जरूर मिलेगा आने वाले दिनों में। पर लंबी अवधि का इसमें निवेश रखिए, 1 साल प्लस का नजरिया रखिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके, बने रहे वेदांता में लंबी अवधि के लिए, यही सलाह सुदीप बंदोपाध्याय की। अगला जो सवाल है व्हाट्सएप पर इस वक्त हमारे पास आ रहा है, कोलकाता से ऋषभ जैन का। टाटा एलेक्सी पर इनका सवाल है। 15 शेयर इनके पास है, 8,100 है टाटा एलेक्सी पर इनकी खरीद। नतीजे पेश किए कंपनी ने, उसके बाद शेयर में तेज गिरावट हमें देखने को मिली टाटा एलेक्सी के। टाटा एलेक्सी पर जानना चाहेंगे सर, ये क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं? हालांकि हमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो नहीं मालूम इनका नजरिया क्या है, पर आपके व्यू में टाटा एलेक्सी पर क्या नजरिया रखा जा सकता है?
देखिए स्वाति जी, मैं पहले भी निवेशकों के लिए ये ज़िक्र कर चुका हूँ, बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन नतीजे पिछले करीब 2 ढाई साल से दे रहे हैं और रिटर्न भी बहुत बहुत ही बेहतरीन रिटर्न निवेशक को दिया है। पर हमेशा मैं यही बात कहता था कि जो वैल्यूएशन पे ये कोट कर रहा है, वो वैल्यूएशन बहुत ही रिस्की है, ये मैं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है और जो कि अभी स्थापित हुआ है, नतीजे थोड़े मार्केट के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं थे और उसके चलते भारी गिरावट देखने को मिला है। तो सलाह तो मेरी यही होगी कि अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, तो आप अपॉर्च्युनिटी देख के एग्ज़िट ले लीजिए, प्रॉफ़िट बुक कर लीजिए यहाँ पे। अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का भी है, तो भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही एलिवेटेड मल्टीपल पे काम कर रहा है। नतीजा कुछ भी आए, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन बहुत जल्द होने का संभावना नहीं है। तो आप यहाँ से एग्ज़िट लेके और किसी आईटी कंपनी में खरीदारी कर सकते हैं। मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कुछ आईटी कंपनीज़ का, पर मेरा पर्सनल फ़ेवरेट इस माहौल में एचसीएल टेक है। वहाँ पे बहुत अच्छा पीई एक्सपेंशन का स्कोप है आने वाले दिनों में। तो आप यहाँ से एग्ज़िट लेके एचसीएल टेक में निवेश कर सकते हैं अच्छा खासा एप्रिसिएशन के लिए। ओके, तो टाटा एलेक्सी से निकलने की राय आ रही है और सुदीप सर कह रहे हैं कि एचसीएल टेक में खरीदारी के मौके आपके लिए बन सकते हैं, यहां पर आप जरा ध्यान दें। ये रही राय इस स्टॉक पर। अगले कॉलर से बात करें, बेंगलुरु से जनार्दन शर्मा। जनार्दन जी वेलकम, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरे 3 स्टॉक हैं। एक मेरा स्टॉक है एक सेकंड, मैंने आपको दे दी। जी सर बताइए। हाँ, मैंने आपको 3 स्टॉक बीपीसीएल पे जानना चाह रहे थे, जो आपने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी आपने। जी हाँ, उसी के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। हाँ, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओके, ठीक है। एक तो लॉन्ग टर्म में BPCL है। बीसीसीएल पर जी ओके, जल्दी बताइए। बीपीसीएल है तो 444 पे लिया हुआ है मैंने। 300 शेयर है मेरे पास। इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना चाहता हूँ मैं। आप बता दीजिए क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बीपीसीएल लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल तो नुकसान में है। लंबी अवधि में क्या संभावना इस स्टॉक में नजर आ रही है आपको सर? स्वाति जी देखिए, स्टैंड अलोन कंपनी अगर होता तो मैं कहता कि निवेशित रहिए। अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है। सरकार की तरफ से जो कदम डाइवेस्टमेंट के लिए लिया गया था, जैसे नुमालीगढ़ को अलग, रिफाइनरी को अलग करना, ट्रेजरी स्टॉक बेच देना, ये सारे अच्छे स्टेप्स थे और इससे इनका वर्किंग कैपिटल रिलीज होता है। पर बात यहाँ पे यही है कि डिसइन्वेस्टमेंट रुक गया। सरकार का जो पेट्रोलियम प्राइसिंग पॉलिसी सब लोग जानते हैं, उसमें बहुत अनिश्चयता रहता है और अभी भी चल रहा है, जिसके चलते एक सिग्निफिकेंट सब्सिडी बर्डन शायद इनको आने वाले दिनों में शेयर करना पड़ेगा। और सरकारी कंपनी होने के नाते बहुत बड़ा अनिश्चयता हमेशा रहता है डिसीजन मेकिंग पे, फ्यूचर पे। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि ये काउंटर से थोड़ा दूर रहे और जो जहां पे एक सर्टेनिटी है वे फॉरवर्ड का, वहां पे निवेश करिए। अगर आप इंडिपेंडेंटली मुझे कहे कि 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि सरकारी कंपनी है, तो मैं तो ये जरूर कहूंगा कि अच्छा कंपनी है, निवेशित रहिए। 1 साल प्लस का नजरिया रखिए। कोई बुराई नहीं है कंपनी में, पर क्योंकि सरकारी कंपनी है, डिसीजन मेकिंग का सर्टेनिटी नहीं है, तो इसलिए मैं इन काउंटर से थोड़ा दूर रहने की सलाह देता हूं। ओके, तो बीपीएससीएल से दूर रहने की सलाह आपके लिए आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से। अगले कॉलर से बात करें और जानते हैं उनका क्या सवाल है। हरदोई से मोहम्मद शादाब, बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? गुड इवनिंग। 500 quantities of Tata Motors at the rate of 406. ओके, क्या व्यू है आपका? कब तक होल्ड कर सकते हैं? अप टू 1 मंथ। ओके, महीने भर के लिए बस टाटा मोटर्स में ये खरीदारी का व्यू रख रहे हैं, काफी है टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक के लिए। और ऑटो सेक्टर के स्टॉक पर आप क्या राय देना चाहेंगे सर?
देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है पिछले महीनों में और जैसे हम जानते हैं सारा दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ देख रहा है और टाटा मोटर्स ने इस मामले में ठोस कदम लिए हैं, जिसके चलते इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो मार्केट में और रोड पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप इन्होंने लिया है। इसके चलते प्राइस अच्छा खासा प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिला है। पर यहाँ पे मैं निवेशक के लिए यही सलाह दूंगा कि आप अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ा अनसर्टेन एरिया है। किस कंपनी का इवेंचुअली सक्सेस होगा ये बताना बहुत मुश्किल है और इसमें और बहुत सारे कंपनीज अपने व्हीकल्स लॉन्च करेंगे, नए नए मॉडल्स आएंगे, नए नए पहलू इवॉल्व होंगे। तो आपको अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही निवेश करना है तो हमारी सलाह तो ये होगी कि इस माहौल में जहां पे एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है आईसी इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन पे, वहां पे आपको सेफ रहना चाहिए और सेफ्टी नेट एंसिलरी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहां पे मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छा होता है। जो भी आईसी इंजन का कंपोनेंट्स बना रहा है वो बहुत जल्द अपना ट्रांजिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कर सकता है। और हमारे कुछ कंपनीज इंडिया में हैं जो कि दिग्गज कंपनी है, ग्लोबल मार्केट्स में ओईएम है और यहाँ पे जरूर आप निवेश करके फायदा उठा सकते हैं ये ट्रांजिशन का भी। और ऑटो स्पेसिफिक 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में अगर आप निवेश करें तो वो बहुत बड़ा रिस्क रहता है लंबी अवधि के लिए और आपका नजरिया तो शॉर्ट टर्म है। तो निवेश के सलाह तो यही होगी कि आप एग्जिट ले लीजिए और निवेश करना है तो और किसी क्षेत्र में निवेश करिए। ओके, टाटा मोटर्स निकलने की सलाह आपके नजरिए के हिसाब से सुदीप बंदोपाध्याय दे रहे हैं। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट ऊपर तो नैस्डैक फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे। अमेरिका में भरपूर उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हो रहा है। हर रोज एक दिन तेजी एक दिन मंदी का माहौल है। नीचे खुलकर ऊपर बंद होते तो ऊपर खुलकर नीचे, वैसा माहौल है, यानी कि बड़ा एग्रेसिव ट्रेड दोनों तरफ होता दिख रहा है। अगर आज मजबूती भरा सेशन रहता है जैसा कि डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं तो कल के लिए फिर भारतीय बाजारों में सपोर्ट रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिखेगी और वो होगी 17,100 से 17,175। अब ये रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 17,425 से 17,525 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अब जो आपके लिए सपोर्ट होगा वो 39,300 से 39,550, ये 250 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर एक बार 40,000 को पार करके टिके तो फिर बाजार 40,200 से 40,350 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। ओवरऑल भारतीय बाजार बेहतर दिख रहे हैं। ग्लोबल संकेत अगर अच्छा है तो कहना ही क्या, और अगर ज़्यादा अच्छे ना आए, सुस्त से रहे तो फिर थोड़ा हम नीचे खुलकर वापस से बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन रहा है। देखते हैं 17,300 17,500 की रेंज में आकर बार बार बाजार रुकते हैं, इस बार पार करने में सफल होते हैं या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस बार बैंक निफ्टी फिर से लीडरशिप लेने की पोजीशन में आ रहा है और नतीजे भी एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक के आने की तैयारी में, इसलिए लीडरशिप तेजी की बैंकिंग शेयरों से ही आएगी और वहीं पर फोकस करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर से बात करते हैं। आशीष जी, स्वागत करते हैं। बताइए कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी रखने की कहां पर सलाह देंगे? वेरी गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, आज बहुत एंड में अगर हम देखते हैं तो डे क्लोजिंग के वक्त अच्छे खासे स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिले थे और बैंकिंग स्टॉक में अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। एक स्टॉक ऐसा है जिसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक का नाम है सिटी यूनियन बैंक, CUB का 195 का कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह होगी। आज का क्लोज 4 रुपए के आसपास है। इसी लेवल के आसपास अगर खरीदारी करने को मिलता है तो बेहतरीन एंट्री पॉइंट मिलेगा। स्टॉप लॉस 3 रुपया 20 पैसे का लगाएंगे और मैं मानता हूं अगले 2 दिनों में ये ऑप्शन 7 रुपए तक जाने की संभावना हो सकती है। एग्रेसिव कॉल रहेगा, इसलिए एग्रेसिव ट्रेडर जो है वो ही इसमें ट्रेड करें, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा। सिटी यूनियन बैंक ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं आशीष केलकर। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। और सुदीप सर, आपकी तरफ से लॉन्ग टर्म खरीदारी कौन से स्टॉक्स में? जी स्वाति, ये 2 शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। फाइनेंशियल सर्विसेज के कार्ड सेक्टर का एक ही लिस्टेड कंपनी है SBI कार्ड्स और ये अगर नंबर ऑफ कार्ड्स के बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट और स्पेंड की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट कार्ड प्लेयर इन डोमेस्टिक मार्केट में है।
फेस्टिव सीजन ऑनसेट हो गया है और इसके चलते इनका बिजनेस बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी बात है, अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो ये प्री कोविड लेवल पे ऑलरेडी आ गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसको लेके शंका था निवेशकों के मन में, वो शंका अभी दूर हो गया है। एनआईआई जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ रहा है इनका, और वो भी इंडस्ट्री बेस्ट के आसपास आने की बहुत संभावना है। और एसबीआई कार्ड्स का खासियत ये है कि ये पूरा रेंज में काम करते हैं, जो न्यू टू क्रेडिट सेगमेंट से लेके सुपर प्रीमियम सेगमेंट तक इनका स्प्रेड है। और आने वाले दिनों में ये बहुत फायदेमंद स्थापित होगा एसबीआई कार्ड्स के लिए। 1050 का टारगेट एक साल के लिए रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा कंपनी जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का अग्रेसिव कंपनी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। दिक्कतें पहले कुछ थी, पर वो दिक्कतें से ये कंपनी बाहर आ गया है। डिलीवरेजिंग बहुत अच्छा किया है कंपनी ने। इनवाइटी और प्राइवेट इनवाइटी और कैपिटल रेज, इसके जरिए इन्होंने डीलेवरेजिंग का फायदा बैलेंस शीट में लाए हैं, और इसके की एफिशिएंसी, वर्किंग कैपिटल सबके में इनका बेनिफिट हो गया है। एनएचएआई का जो ऑर्डर लेवल्स है वो सिग्निफिकेंटली गोइंग अप, आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की संभावना है, और इसके चलते आने वाले दिनों में इनका जो ऑर्डर बुक और भी तगड़ा होने की संभावना रहेगी। यहाँ पे और एक खास बात है कि जो पिछले दिनों में इन्होंने जीआईसी और जो ग्लोबल जो मेजर के साथ इक्विटी में इन्वेस्ट कराया, इसके चलते फाइनेंशियल पावर और सिंत्रा जो कि ग्लोबल जो एक प्लेयर है, उनका इक्विटी पार्टिसिपेशन होने के नाते बेस्ट ऑफ द क्लास जो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर वाला मॉडल का काम करते हैं, तो वहां पे भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इनके पास होगा। तो उम्मीद ये है कि जो अभी करंट बहुत नीचे का वैल्यूएशन में कामकाज कर रहे हैं, यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड निवेशक को मिल सकता है। 400 रुपए का टारगेट एक साल के लिए रख के खरीदारी की हम सलाह दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे सुदीप सर, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए।